दोस्तों, आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट से दो बड़े फैसले सामने आए हैं। इन दोनों फैसलों को देने वाले दोनों न्यायाधीशों की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। एक है न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और दूसरे हैं न्यायमूर्ति NB अंजारिया। आज इन दोनों जजों की बेंच ने दो अलग अलग लेकिन बेहद चर्चित मामलों में फैसले सुनाए। पहला मामला था JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत दी जाए या नहीं। दूसरा मामला था सेठ अडानी से जुड़ा एक बड़ा टैक्स विवाद जिसमें कंपनी को काफी बड़ी राहत मिली है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों जजों का न्यायिक करियर गुजरात हाई कोर्ट से जुड़ा रहा है और आज ये दोनों सुप्रीम कोर्ट में बैठकर इन दो मामलों पर फैसले दे रहे हैं, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस केस में क्या निर्णय आया होगा? अगर आप मौजूदा राजनीतिक माहौल जिसे अक्सर अमृतकाल कहा जा रहा है और उसकी न्यायिक प्रवृत्तियों को ध्यान से देखते रहे तो शायद जवाब अपने आप आपके दिमाग में आ गया होगा। लेकिन असली सवाल सिर्फ फैसले का नहीं है, असली सवाल है उन तर्कों का, दलीलों का जिनके आधार पर ये फैसले दिए गए हैं। उमर खालिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा कदम उठाया जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। अदालत ने न सिर्फ जमानत याचिका खारिज की बल्कि ये भी कहा कि अब 1 साल तक नई जमानत याचिका दायर नहीं की जाएगी। इस फैसले को कई लोग असाधारण कह रहे हैं तो इसे कई कठोर न्यायिक रुख बता रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में एक खास तरह की न्यायिक सोच लगातार उभर रही है। इसी संदर्भ में सोशल मीडिया पर एक पुराना नाम फिर से चर्चा में आ गया है, पूर्व न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी। आपको याद होगा वो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुई थी। उनका संबंध भी गुजरात से रहा। उनके कार्यकाल को लेकर लंबे समय तक ये आरोप लगते रहे हैं कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में फैसले या तो सत्ता के पक्ष में जाते हैं या फिर मामलों को कोई ठोस राहत नहीं मिलती। ये चर्चा इतनी बढ़ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी जज के रिटायरमेंट पर वकीलों ने फेयरवेल पार्टी तक नहीं दी। ये घटना अपने आप में न्यायपालिका के भीतर पनपती असहजता का संकेत मानी गई है। कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, लेकिन यहाँ हालात ऐसे बने कि अंत ही विवादों में घिर गया। ये भी एक खुली चर्चा रही है कि किस जज को कौन सा मामला सौंपा जाए। ये फैसला चीफ जस्टिस का होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उस दौर में कुछ खास किस्म के मामलों को जानबूझकर एक ही जज के पास भेजा गया। ये सवाल अदालत के भीतर भी उठे और बाहर भी। आज जब उमर खालिद और अडानी से जुड़े दो बड़े फैसले एक ही बेंच से आते हैं तो स्वाभाविक है कि लोग तुलना करेंगे, सवाल करेंगे और निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये भी उतना ही सच है कि भारत एक लोकतंत्र है। यहाँ संविधान है और न्यायपालिका आज भी लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ मानी जाती है। लेकिन लोकतंत्र में न्यायपालिका पर भरोसा तभी बना रहता है जब फैसले न सिर्फ निष्पक्ष हो बल्कि निष्पक्ष दिखाई भी दे। आज सोशल मीडिया पर जो बहस चल रही है वो अदालत के खिलाफ नहीं, वो न्याय के प्रतिक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी देखने की एक सार्वजनिक मांग है। इसीलिए इन फैसलों को सिर्फ फैसले की तरह नहीं बल्कि एक बड़े लोकतांत्रिक संदर्भ में भी देखा जा रहा है। यही वजह है कि आज ये चर्चा सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं है बल्कि देश भर में एक गंभीर बहस का रूप ले चुकी है। यानी जानबूझकर देरी की जाती थी, टाल मटोल की जाती थी ताकि सत्ता को लाभ मिले। कुल मिलाकर इन पर आरोप लगा कि पहले तो मुख्य न्यायाधीशों ने जानबूझकर विशेष मामलों में इनके पास भेजे और इन्हें गुजराती जोड़ी सत्ता को लाभ पहुंचाया। उसका परिणाम यह हुआ कि जाते जाते भयंकर बेइज्जती वाला सीन हो गया और इतिहास में नाम भी दर्ज हो गया। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को कुछ और जस्टिस बेला त्रिवेदी मिल गए हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि वकीलों के बीच ऐसी चर्चा शुरू हो गई। इस बार बेला त्रिवेदी की संख्या एक नहीं बल्कि अनेक, और लोग इसमें दो नाम विशेष रूप से ले रहे हैं जिनके दो फैसलों पर हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, एक है जस्टिस अरविंद कुमार और दूसरे हैं जस्टिस NB अंजारिया। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जस्टिस अरविंद कुमार 2009 में कर्नाटक हाई कोर्ट में जज बने। इसके बाद 2021 से 23 तक गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे और फिर 13 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में जज बने। यानी लगभग 1.5 साल तक गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे और वहां से सुप्रीम कोर्ट लाए गए। इसी तरह जस्टिस NB अंजारिया गुजरात हाई कोर्ट के ही उत्पाद हैं, यानी वहीं से उनकी जजशिप की शुरुआत हुई। बाद में वे कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और फिर मई
2025 में सुप्रीम कोर्ट आए, यानी दोनों माननीय जजों का संबंध गुजरात से है। हालांकि एक बात स्पष्ट कर दूं, गुजरात से संबंध होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर मैं लोगों के बीच, खासकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के बीच जो चर्चा है उसी की बात कर रहा हूं। जिस तरह पूर्व जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जो गुजरात से थी पर गुजराती जोड़ी का सहयोग करने का आरोप लगा, तो क्या वैसे ही कुछ सीन यहां भी बन रहा है? मेरी तरफ से कोई आरोप किसी पर नहीं है। अब आप इन लोगों के फैसलों को देखिए, उमर खालिद और शर्जिल इमाम, ये दो चेहरे तो आप पहचानते ही होंगे। पिछले लगभग 5 साल से ये जेल में बंद हैं। इस अदालत से उस अदालत, उस अदालत से इस अदालत राहत की उम्मीद लेकर बार बार जाते हैं, मगर मिलती है तो सिर्फ तारीख। इस बार तो तारीख ने भी रिकॉर्ड बना दिया। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने इन लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कहा कि 7 आरोपियों में से 5 लोगों को जमानत मिल चुकी है, हम दोनों को भी दे दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NB अंजारिया ने कहा कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम अन्य आरोपियों की तुलना में गुणात्मक रूप से अलग स्थिति में हैं। प्रत्येक आरोपी की जमानत याचिका अलग अलग जांच की जानी चाहिए, क्योंकि 7 आरोपी अपराध के मामले में समान स्तर पर नहीं है। यानी आसान भाषा में पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी, मगर जो कहा वो महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट ये है कि जिन लोगों को जमानत मिली उनके मामले और खालिद तथा शर्जिल इमाम के मामले में बातें अलग अलग हैं। अदालत ने यह कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड में मौजूदा सामग्री यानी सबूत से उमर खालिद और शर्जिल इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टा मामला बनता है। यानी राहत लेने गए थे, मिल गई आफत। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोनों के खिलाफ जो सामग्री यानी कि सबूत उपलब्ध हैं, उनसे यह पता चलता है कि प्रथम दृष्टया आरोपी सिद्ध होते हैं और इन दोनों के संबंध में वैधानिक सीमाएं लागू होती है तथा कार्रवाई के इन चरण में इन्हें जमानत पर रिहा करना ठीक नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट मानता है कि ये लोग खतरनाक हैं। अदालत ने यह भी कहा कि संरक्षित गवाहों की जांच पूरी होने पर या फिर अब से 1 साल पूरा होने पर ये लोग फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी अगले 1 साल तक ये लोग जमानत की याचिका भी नहीं डाल सकते। कुल मिलाकर अब ये लोग जमानत के लिए प्रयास तभी कर सकते हैं जहां संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी हो जाए या फिर कम से कम 1 साल बाद। अब गवाही तो तभी पूरी होगी ना जब सत्ता और सिस्टम चाहेगा, तथा सत्ता और सिस्टम यदि चाहता तो बात यहां तक नहीं आती। क्यों? सत्ता और सिस्टम क्या चाहते हैं ये आप सबको पता है। और सुनिए अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब उनसे कहा गया कि हुजूर इतने साल से ये लोग जेल में बंद हैं, तो अदालत ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 21 यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में ये जांच का विषय है कि ट्रायल से पहले इतनी लंबी हिरासत हो गई। यानी अदालत ने देरी के मामले को माना भी, फिर भी अंतिम नतीजा वही निकाला जो सत्ता को सूट करता है। सुप्रीम कोर्ट को बारीकी से कवर करने वाले पत्रकार सौरभ दास ने लिखा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर अत्यंत क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की है। न्यायालय ने न केवल उनकी याचिका खारिज की बल्कि अगले 1 साल तक उन्हें जमानत के लिए आवेदन करने से भी प्रभावी रूप से प्रतिबंध कर दिया है। लोकतंत्र के लिए यह कितना भयानक दिन है, शर्मनाक 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 दिन है। यानी आप एक बात नोट कर लीजिए, सरकार जिसे चाहे जैसे चाहे उठाकर सालों तक जेल में सड़ा सकती है और उसकी कोई बाध्यता, कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अदालत ने आखिर इस बात की जांच क्यों नहीं की, इस बात पर नजर क्यों नहीं दौड़ाई कि 5 साल से भी ज्यादा समय से उमर खालिद जेल में है? तो क्या इतने सालों से सरकार और उनकी जांच एजेंसियां सो रही है? इन लोगों पर UNPA जैसे गंभीर मामलों के आरोप लगाए गए हैं। यानी सरकार मानती है कि इन्होंने गंभीर अपराध किए हैं, और यदि गंभीर अपराध है तो फिर उस अपराध को साबित करने में इतनी लापरवाही मोदी सत्ता को क्यों हो रही है? और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मामला बनता है तो 5 साल से क्या बन रहा है? बिरबल की खिचड़ी बन रही है। भाजपा सिस्टम ऐसे गंभीर अपराधियों का अपराध साबित करने में देरी क्यों कर रहा है? यदि अपराधी गंभीर है तो इस मामले में गंभीरता से जांच करनी चाहिए, जल्दी जल्दी ट्रायल होना चाहिए। लेकिन यहां तो मुकदमा शुरू होने से पहले ही इतनी लंबी सजा मिल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि सबूतों को देखकर लगता है कि इन्होंने गड़बड़ किया है। सवाल यह है कि अगर सामग्री को देखकर गड़बड़ लगता है तो 5 साल से ज्यादा का समय हो गया, तमाम अदालतें क्या खा
पीकर सो रही है, जज लोग क्या खाकर सो रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुकदमे में देरी ये आधार नहीं हो सकती कि जमानत दे दी जाए, यानी मोदी सत्ता को स्पष्ट लाइसेंस मिल गया है कि वो किसी भी व्यक्ति को उठाकर कितना भी वक्त तक चाहे तो जेल में रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने लिखा कि यूएपीए के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी नहीं दी जाएगी। यह सब तब हो रहा है जब 5 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मुकदमा शुरू नहीं हुआ और इसी बीच बलात्कार और हत्या के दोषी राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल दे दी जाती है। अपनी इस नवीनतम पैरोल से पहले वीवीआईपी दोषी राम रहीम 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद से अब तक 14 बार जेल से बाहर आ चुके हैं। यह है भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली। अभी पिछले ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी तरीके से साल दर साल बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया, यानी दोष सिद्ध अपराधी राम रहीम जब चाहे पैरोल और फरले छुट्टी लेकर बाहर आ जाता है, जिंदगी की मौज कर रहा है। लेकिन सिर्फ आरोपों के आधार पर उमर खालिद जैसे लोग 5 साल से जेल में बंद है। इससे भी ज्यादा समय हो गया और अदालतें, यहां तक कि देश की सबसे बड़ी अदालत भी सरकारी गीत गाते हुए नजर आ रही है। सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के इन 2 जजों को उमर खालिद और शर्जिल इमाम के खिलाफ ऐसा क्या दिख गया जो इतना खतरनाक था कि इन्होंने 5 साल से भी ज्यादा की जेल के बाद भी जमानत देना उचित नहीं समझा। और यदि इतना महत्वपूर्ण और खतरनाक सबूत है, यदि इन्होंने कुछ इतना खतरनाक किया है, तो अब तक इस मामले में मुकदमा शुरू क्यों नहीं किया गया? यदि इन लोगों को सजा सुनाकर जेल में रखा जाता तो सवाल नहीं उठते, हम भी सवाल नहीं करते। तो मौलिक सवाल यही है कि आरोप सिद्ध होने से पहले ही इन लोगों को दोषियों की तरह जेल में सड़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ कभी कुलदीप सिंह जैसे दोषी और कभी राम रहीम जैसे दोषी को जमानत और पैरोल मिल जाती है। यही अमृतकाल का न्यायिक सिस्टम है। आइए अब इन्हीं 2 मिलोडों का ये वाला फैसला सुनिए। अपनी स्क्रीन पर ये खबर को देखिए। मामला लगभग 1.5 दशक पुराना है। अडानी पावर मुद्रा यानी गुजरात के स्पेशल इकोनॉमिक जोन की एक यूनिट डोमेस्टिक टैरिफ एरिया यानी आम जनता के लिए बाजार में बिजली सप्लाई करती है। विवाद ये था कि क्या स्पेशल इकोनॉमिकल जोन से डेमोक्रेटिक टैरिफ एरिया में जो बिजली भेजी गई उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी या नहीं। यह मामला पहले गुजरात हाई कोर्ट में पहुंचा। गुजरात हाई कोर्ट ने साल 2015 में कहा कि अडानी को सिर्फ एक सीमित समय के लिए छूट मिलेगी। जून 2009 से सितंबर 2010 तक की सप्लाई पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, लेकिन 2010 के बाद की सप्लाई पर ड्यूटी लगेगी। यह अधिकारियों का बयान था। लेकिन फिर क्या हुआ? अडानी ने कहा कि 2010 के बाद भी हम ड्यूटी नहीं देंगे। यानी अगर 2010 के बाद से ड्यूटी चुकानी होती तो शायद करोड़ों अरबों रुपए सरकार को देने पड़ते। यह सरकारी खजाने में जाता, यानी देश का पैसा होता, देश और आपके काम आता। परंतु अडानी सेठ ने कहा कि हम ये ड्यूटी नहीं देंगे। 2015 के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2016 में उन्होंने फिर से हाई कोर्ट में याचिका लगाई और कहा कि ड्यूटी की वसूली रोकी जाए और जो पैसा हमने दिया है उसे वापस कराइए। ये भी घोषित कर दीजिए कि आगे से हम ड्यूटी नहीं देंगे। तो साल 2019 में गुजरात हाई कोर्ट ने अडानी की ये दूसरी याचिका खारिज कर दी और कहा कि 2015 के फैसले में जो छूट दी गई थी वो जानबूझकर एक समय सीमा तक रखी गई थी। बाद में एक घोषणात्मक याचिका लगाकर आप बड़ी छूट यानी वही छूट फिर से वापस नहीं मांग सकते। 2010 के बाद नियम बदलते हैं, उन्हें सीधे चुनौती दिए बिना, यानी जो नियम बदले हैं उनको चुनौती दिए बिना आप सीधे छूट मांगने आ गए। ये छूट हम नहीं बढ़ा सकते, अडानी को इससे डबल फायदा हो सकता है। यानी अदालत ने कहा कि 2010 के बाद से नियम बदले गए हैं, अब छूट नहीं मिलेगी, आपको ड्यूटी यानी टैक्स चुकाना होगा। लेकिन शायद गुजरात हाई कोर्ट ये भूल गया था कि किसके मामले में ये फैसला दिया जा रहा है। नियम कानून सामान्य लोगों के लिए बदलते होंगे, सामान्य बिजनेसमैन के लिए बदलते होंगे, परम मित्र का अपना नियम कानून चलता है। इसके बाद सेठ अडानी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और 5 जनवरी 2026 को यानी आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NB अंजारिया ने गुजरात हाई कोर्ट से 28 जून 2019 वाले फैसले को रद्द किया। अडानी की अपील स्वीकार हुई। हाई कोर्ट ने जो कहा था कि राहत नहीं मिलेगी वो फैसला हट गया। यानी अब आप सोचिए 2010 से लेकर अब तक यानी लगभग 15-16 साल की ड्यूटी, आसान भाषा में टैक्स कितना हुआ होगा।
यदि सुप्रीम कोर्ट ये पूरी तरह से छूट दे देता तो न जाने कितना बड़ा बजट हो गया होता, कितने करोड़ या कितने अरब का हो गया होता। यानी सेठ को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है या हो चुका है। तो अब देखना यह है कि जब पूरा जजमेंट आता है तो उसमें क्या लिखा है। समझने वाली बात यह है कि सेठ के मामले में भारत की न्यायपालिका इतनी लचीली और असहूलियत देने वाली क्यों नजर आती है। हाल ही में हमने देखा गुजरात की एक वाणिज्यिक अदालत ने अडानी सेठ की कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना लगाया, जांच के आदेश दिए। स्पष्ट रूप से अडानी की कंपनी की गलती पकड़ी गई, कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और उसका हर्जाना सरकार से लेना शुरू कर दिया, वसूली करते रहे। इस मामले पर हमने पिछले दिनों विस्तार से बात की थी। और फिर होता है ये कि जिस जज ने सेठ की कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना ठोका और जांच के आदेश दिए, उसी दिन बिल्कुल उसी जज का ट्रांसफर हो जाता है, वो भी शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर। और तो और उसके कुछ ही दिन बाद ये मामला राजस्थान हाईकोर्ट जाता है और राजस्थान हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा देता है। यानी सेठ को भारी भारी लाभ मिल जाता है। इसके अलावा सेठों से संबंधित जितने भी मामले अदालतों में जा रहे हैं उनमें किस तरीके से स्पष्ट रूप से सेठों के पक्ष में सब कुछ जाता हुआ दिखता है, ये किसी से छुपा नहीं है। हम लगातार दिखाते आ रहे हैं, कोई सबूत मांगे तो दर्जनों मामले गिनवाए जा सकते हैं सबूतों के साथ। अब आप दर्शक बताइए कि इन दो मिलोडों को लेकर जो चर्चा हो रही है कि लगता है सुप्रीम कोर्ट को कई नए बेला त्रिवेदी मिल गए हैं, ये बात कहां तक ठीक लगती है। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि अपने विश्व गुरु की ही विचारधारा के लोग हैं, यानी अपने ही लोग कथित रूप से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कहा गया कि महोदय प्रधानमंत्री जो अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजते हैं ना, इस पर रोक लगाएं, बहुत गड़बड़ काम हो रहा है। अब ये मामला पहुंचा था चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने कहा कि मांगी गई राहत न्यायोचित नहीं है, इसीलिए इसे खारिज किया जाता है, यानी ये सुनने के लायक नहीं है, हम इस पर सुनवाई ही नहीं करेंगे। यानी चीफ जस्टिस ने अपने ही विचार धारा के लोगों की याचिका को खारिज कर झटका दे दिया है। इसे व्यापक रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का संकेत माना जा रहा है। अब जरा इधर देखिए, सालों तक जीएसटी का कोड़ा मारने के बाद मोदी सरकार को लगा कि अब जीएसटी घटा देना चाहिए, तो उन्होंने जीएसटी सुधार का ऐलान किया है और बचत उत्सव के रूप में प्रचार करना शुरू किया है। हमने उस दौरान भी कहा था कि ये बचत उत्सव नहीं बल्कि चपत उत्सव है, क्योंकि कई चीजों के दाम कथित रूप से बढ़ गए या घटे ही नहीं। अब देखिए, चपत सिर्फ इतनी ही नहीं थी, सड़क से लेकर मोबाइल तक, टीवी से लेकर रेडियो तक, हर जगह रात दिन जीएसटी बचत उत्सव का प्रचार किया गया है। और अब खुलासा हुआ है कि मात्र 55 दिनों के भीतर 4 करोड़ 76 लाख रुपए, लगभग 5 करोड़ इस प्रचार में खर्च हो गया है, यानी उड़ा दिए गए हैं। सोचिए, हमारे विश्व गुरु के बचत के नाम पर लगभग 5 करोड़ रुपए की चपत लगा दी है, वो भी अपने टैक्स के पैसे से। सवाल यह है कि क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि सरकार टैक्स घटाए और फिर इतनी बड़ी रकम खर्च करके सिर्फ 55 दिनों में उसके प्रचार पर पैसा उड़ाए। ये 7.76 करोड़ का खर्च सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आया है, यानी ये सिर्फ केंद्र सरकार का खर्चा हो सकता है। क्या राज्यों ने भी अलग से प्रचार किया था? तमाम भाजपा शासित राज्यों ने जिस पैमाने पर प्रचार किया वो सिर्फ 4.25 करोड़ का नहीं लगता। बाकी बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा किए गए प्रचार का क्या हिसाब है? क्या उन्हें लाभ पहुंचाया गया या दबाव डाला गया? ये खबरें मीडिया द्वारा जनता तक पहुंचाई जाती है, इसका अलग से प्रचार करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आप जानते हैं, हुजूर का नाम यूं ही प्रचार मंत्री नहीं पड़ा है जो अपने उठने बैठने खाने पीने का भी प्रचार करवाते हैं। वो जीएसटी घटाने का प्रचार न करने का पाप कैसे कर सकते थे? आरटीआई कार्यकर्ता अजय वासुदेव बोस ने ये जानकारी निकाली है। अब कल्पना करें, जिस देश में 100 करोड़ लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं, 85 करोड़ से ज्यादा लोग मुफ्त राशन पर जी रहे हैं, वहां टैक्स में बदलाव के प्रचार पर 4.25 करोड़ रुपए सिर्फ 55 दिन में खर्च किए जाते हैं। इससे साफ है कि लक्ष्य जनता को लाभ पहुंचाने से ज्यादा अपना प्रचार करना और चुनावी लाभ देना है। पहले भी बेटी बचाओ जैसे अभियान चले, जहां रिपोर्ट आई कि 85% धन सिर्फ पोस्टरबाजी में खर्च हो गया और देश की बेटियों को वही क्या मिला? घंटा। वैसे 5 करोड़ की बात छोड़िए, इधर देखिए, व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक वीडियो में
डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि मोदी मुझे खुश करना चाहते थे। उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं हूं और मुझे खुश करना जरूरी है, इसीलिए भारत ने रूस से तेल लेना कम कर दिया है। यानी ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने के डर से भारत ने रूस से तेल खरीदना कम किया है। पहले ट्रंप ने कहा मोदी अच्छे आदमी हैं और फिर उन्हें जलील करने का मौका नहीं छोड़ा। अब गौर करने वाली बात यह है कि सरकार ने अब तक ये नहीं कहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। वैसे हाल ही में वेनेजुएला में ट्रंप की कार्रवाई और भारत सरकार के रवैये से भी यही जाहिर होता है कि सत्ता हद से ज्यादा सहमी हुई है। ये सहमी किस बात से है, या अपना कोई कच्चा चिट्ठा है, या सेठ को बचाना है, ये तो वक्त ही बताएगा। और ध्यान रहे वक्त जरूर बताएगा। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।